हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक। लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम अपने छूटे हुए करंट अफेयर के आज पहले पार्ट को करेंगे। हमारा देखिए 1 से 10 अक्टूबर तक के करंट अफेयर छूटे हैं। आज इस पार्ट में हम पहली और दूसरी अक्टूबर के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे और अल्टरनेट डे पे हम जो 1 से 10 तक के करंट अफेयर छूटे हैं उनको कवर कर लेंगे। तो आज के इस पार्ट में हम पहली और दूसरी अक्टूबर के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। और अपने आज के इस पार्ट की शुरुआत की जाए उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि लर्निंग बुक चैनल को अधिक से अधिक शेयर करके हमें अपना सपोर्ट दें। और जो नए व्यूअर्स चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें, जिससे जो भी नई वीडियोज़ अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँच सके। आइए फिर शुरुआत करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? कार्यकारी निदेशक का सलाहकार नियुक्त किया गया है सीमांचल दास को। सीमांचल दास ये भारतीय हैं और जब पिछले मोदी सरकार में अरुण जेटली हमारे वित्त मंत्री थे उस दौरान ये निजी सचिव थे अरुण जेटली के। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है इसका क्या काम है? देखिए ये पूरे वर्ल्ड में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए काम करता है, साथ ही साथ इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करता है और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी ये कार्य करता है। साथ ही साथ गरीबी को कम करने के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कार्य करता है। और इसका हेडक्वार्टर ये वॉशिंगटन DC में है। इसके जो MD हैं ये क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा हैं और चीफ इकोनॉमिस्ट जो इसके हैं वो भी इंडियन वर्जिन के हैं, जिनका नाम है गीता गोपीनाथ। अभी कुछ दिन पहले ही देखिए ये तो हो गई बात इसकी। और कल के क्वेश्चन को मैंने क्या कराया था कि जिसमें मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी, मॉनिटरी पॉलिसी होती है जिसमें 6 पिलर हैं, तो उस 6 पिलर की एक कमेटी होती है और ये भी 6 लोग ही होते हैं, जिसमें मैंने आपको कल बताया था कि कौन कौन से होते हैं। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और MSF, ये सब बैंक रेट, CRR, ये सारे होते हैं आपके मॉनेटरी पॉलिसी। और इन्हीं पे पूरा टिका होता है बाज़ार कि कब महंगाई बढ़ानी है कब घटानी है। तो इसी 6 पिलर के थ्रू ही, इसी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्केट से महंगाई बढ़ाने और घटाने का कार्य करता है। कब महंगाई घटाया बढ़ाया जाता है इस पर पूरी विस्तृत चर्चा कल के वीडियो में की गई है। तो जिन लोगों ने कल का वीडियो नहीं देखा है उसे देखेंगे तो उन्हें काफ़ी कुछ पता चलेगा। तो मॉनेटरी पॉलिसी में कुल 6 मेंबर होते हैं जो इस पॉलिसी को डिसाइड करते हैं। उसमें से 3 मेंबर की नियुक्ति कल के वीडियो में मैंने आपको बताया कि भारत सरकार द्वारा की गई थी, जिसमें शशांक भिड़े, आशिमा गोयल और जयंत वर्मा हैं। ये तीनों गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त किए गए हैं मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी में। और 3 मेंबर होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के और इसके जो हेड होते हैं वो गवर्नर होते हैं। तो ये सारी बातें कल चर्चा की गई हैं और इसको और अच्छे से जानने के लिए आप कल के वीडियोज़ को देखें। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सीमांचल दास, ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने लोकप्रिय चीनी सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक और WeChat को राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनज़र प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया? प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है अमेरिका ने। अब अमेरिका में भी टिकटॉक और WeChat ये दोनों ऐप नहीं काम करेंगे, इसको पूरे अमेरिका से प्रतिबंधित कर दिया गया है। भारत ने चरणबद्ध तरीके से 2 बार, एक बार पहले शिफ्ट में 59 ऐप को बैन किया चाइना के और दूसरे शिफ्ट में 118 ऐप को बैन किया है चाइना के। और पाकिस्तान ने भी चाइना के टिकटॉक ऐप को बैन किया है। तो 3 देशों ने चाइना के ऐप को बैन किया अभी तक, एक अमेरिका, दूसरा हमारा इंडिया। इंडिया ने तो 2 शिफ्ट में बैन किया, एक बार 59 ऐप और दूसरी बार में 118 ऐप। साथ ही साथ टिकटॉक और WeChat को किसने बैन किया? इसको बैन किया है अमेरिका ने। ऑप्शन D यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ क्वेश्चन आता है कि टिकटॉक को किसने बैन किया है तो पाकिस्तान ने बैन किया है। लेकिन टिकटॉक और WeChat अगर क्वेश्चन में दोनों लिखा हुआ है तो अमेरिका ने बैन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
किस केंद्रीय मंत्री ने मोदी कैबिनेट से कृषि संबंधी विधेयक का विरोध करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया? देखिए, अभी कुछ समय पहले ही कृषि बिल लाया गया जिसका पूरे भारत में खास करके पंजाब और हरियाणा के किसानों द्वारा बहुत ही तगड़ा विरोध किया गया। और इसमें हमारी जो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर थी हरसिमरत कौर बादल, इन्होंने कृषि बिल के विरोध में अपना इस्तीफा दे दिया, जिसे स्वीकार कर लिया हमारे प्रेसिडेंट ने। और प्रेसिडेंट के स्वीकार करने के बाद ये फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर अभी नहीं रही हैं, और फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर भी नहीं रही। और रामविलास पासवान जो कि फूड सप्लाई मंत्री थे, उनके अभी हाल ही में निधन हो गया। और हरसिमरत कौर बादल जो हैं ये बीजेपी की जो अलायंस पार्टी है, बीजेपी की अलायंस पार्टी कौन है? कई सारी हैं, जिसमें से एक शिरोमणि अकाली दल है, ये पंजाब की क्षेत्रीय पार्टी है, इससे बीजेपी का अलायंस है सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो हरसिमरत कौर बादल ये शिरोमणि अकाली दल से भटिंडा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और इन्होंने कृषि बिल का विरोध करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉ के पूर्व प्रमुख अनिल धस्माना को कितने साल के लिए राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का नया अध्यक्ष बनाया गया है? देखिए, पहले तो जान लेते हैं रॉ का फुल फॉर्म है क्या? रिसर्च एनालिसिस विंग। ये एक इंडियन एजेंसी है जो कि फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है। ये गुप्त तरीके से अपना कार्य करती है और पूरे विदेशों में ये फैली हुई है। भारत की एजेंसी है और इसका काम क्या है? ये टेररिज्म को काउंटर करने का काम करती है। साथ ही साथ ये जो अलग अलग देश हैं जो भारत के ख़िलाफ़ काम करते हैं, वहाँ पे जाके गुप्त तरीके से वहाँ जाती हैं और वहाँ की जो फॉरेन इंटेलिजेंस रिपोर्ट है उसको इकट्ठा करने का काम करती हैं और पॉलिफरेशन काउंटर का भी कार्य करती हैं। साथ ही साथ इंडियन न्यूक्लियर पावर प्लांट की सिक्योरिटी का जिम्मा भी रॉ को ही होता है। और इसके हेड, या फिर ये बोलते हैं इसके हेड को विंग एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। रॉ के हेड को विंग एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। और कौन है विंग एग्जीक्यूटिव रॉ के हेड इस समय? वो हैं, उनका नाम है सामंत गोयल। अब देखिए, रॉ के ही अंडर में काम करती हैं एक इंस्टीट्यूट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रॉ के अंडर में काम करता है, कि इसका नाम है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब क्वेश्चन में ये है कि अनिल धस्माना जो है इसके नए अध्यक्ष कितने साल के लिए बनाए गए हैं नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के? तो इनको 2 साल के लिए इसका अध्यक्ष बनाया गया है। ये रॉ में भी काम कर चुके हैं। और NSA नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी जो है उसके जो हेड हैं उनका नाम है अजीत डोभाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया है? मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया गया है गुजरात सरकार के द्वारा। ये महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित है। इसमें महिलाओं को उनके उद्योग धंधे के लिए अलग अलग तरीके की स्कीमें दी जा रही हैं गुजरात सरकार के द्वारा। ठीक इसी तरीके का एक योजना चलाई गई है आंध्र प्रदेश की सरकार द्वारा, जिसका नाम है YSR आसरा। इसमें भी महिलाओं के सशक्तिकरण की योजना है। और हिमाचल प्रदेश सरकार की योजना जो महिलाओं के लिए है उसमें है बेटी है अनमोल योजना। ये हिमाचल प्रदेश सरकार की है। मुख्यमंत्री 1 बीघा स्कीम, ये भी हिमाचल प्रदेश की सरकार की ही स्कीम है। इसके अंतर्गत जो गांव की ग्रामीण महिलाएं हैं उनको मनरेगा के अंतर्गत कार्य दिया जाएगा मुख्यमंत्री 1 बीघा स्कीम योजना के तहत, जो कि हिमाचल प्रदेश की है। और फीमेल बैंकिंग एजेंट या फिर महिलाओं को बैंकिंग करस्पॉन्डेंस सखी, ये योजना चलाई जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार की। यानी कि जो बैंकिंग करस्पॉन्डेंट होंगे, बैंक मित्र होंगे, वो ग्रामीण महिलाएं होंगी गांव के एरिए के लिए। और आत्मनिर्भर अभियान चलाया जा रहा है असम में महिलाओं के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ महिलाओं की जितनी योजनाएं अभी हैं। देखिए, YSR आसरा ये आंध्र प्रदेश सरकार की योजना है। बेटी है अनमोल
और मुख्यमंत्री एक बिगहा स्कीम, ये दोनों हिमाचल प्रदेश सरकार की है। फीमेल बैंकिंग एजेंट या फिर इसी को बोलते हैं बैंकिंग करस्पॉन्डेंस सखी, ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा असम में महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर अभियान चलाया जा रहा है। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो महिलाएं हैं उनके लिए है बेसिकली, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो चलाया जा रहा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं उनके लिए आत्मनिर्भर अभियान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा असम में चलाया जा रहा है। और मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना ये गुजरात सरकार की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल के ई शिक्षा क्षेत्र में भारत सरकार की सहायता से भूकंप के बाद पुनर्निर्माण की पहल पर एक वेबसाइट शुरू की। भारत के किस संस्थान ने इस वेबसाइट को विकसित किया है? 2015 में नेपाल में बहुत ही भयंकर आया था अर्थक्वेक, भूकंप, जिसमें काफ़ी जान और माल की हानि हुई थी नेपाल की। और उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन मैत्री चलाया था। इंडियन एयरफोर्स की मदद से इन लोगों ने जाके वहाँ पे मदद की थी। इस भूकंप में जो नुकसान हुआ था जान माल का, उसमें काफ़ी मदद की गई थी। मैत्री, ऑपरेशन मैत्री रेस्क्यू ऑपरेशन था ये इंडियन आर्मी का, और इन्होंने वहाँ पे जाके मदद की थी। और उसके बाद काफ़ी कुछ भारत सरकार ने देने को भी कहा था। उसी क्रम में अभी एक ई शिक्षा क्षेत्र में एक ऐप, एक वेबसाइट दिया है भारत सरकार ने नेपाल को। और इसको किसने विकसित किया है? इसको विकसित किया है केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान ने, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। और ये कहाँ पे है? ये रुड़की उत्तराखंड में स्थित है। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की उत्तराखंड में स्थित है। इसी ने नेपाल के ई शिक्षा क्षेत्र में भारत सरकार की सहायता से भूकंप के बाद पुनर्निर्माण की पहल पर जो वेबसाइट शुरू हुई है उसको इसी ने विकसित किया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, अभी कुछ समय पहले ही इंडियन रेलवे ने 2 मॉडर्न ट्रेन डेम्यू ट्रेन नेपाल को भी दिया, और श्रीलंका को भी इंडियन रेलवे ने ट्रेन के इंजन को दिया था। और डेमू ट्रेन किसको दिया? मॉडर्न डेमू ट्रेन ये दिया है नेपाल को 2। साथ ही साथ कोविड-19 के दौरान भारत सरकार 23 टन इसेंशियल मेडिसिन भी नेपाल को दिया है भारत सरकार ने। और 1.54 बिलियन नेपाली रुपीज़ को भी दिया है भारत सरकार ने नेपाल को अर्थक्वेक पीड़ितों को रिहेबिलिटेशन के लिए। और बात करें नेपाल की, तो अभी कुछ समय पहले ही नेपाल ने एक नया विवादित नक्शा बनाया, जिसमें कि भारत के लिपुलेख, भारत का काला पानी और भारत का ही लिपियाधुरा तीनों स्थान को अपना बताते हुए भारत का कुल 395 स्क्वायर किलोमीटर की ज़मीन को अपना बताया है। नए जो विवादित नक्शे को बनाया है नेपाल ने, और भारत ने इतनी मदद की, उसके बदले में नेपाल ने क्या किया कि नया नक्शा पास किया, जिसमें कि भारत के 395 स्क्वायर किलोमीटर को अपना बताया, जिसमें लिपुलेख, काला पानी, लिपियाधुरा ये तीनों स्थान भी इसी 395 स्क्वायर किलोमीटर में शामिल कर लिया है भारत ने। ये तीनों भारत के ही स्थान हैं। और भारत के प्रधानमंत्री का नाम KP शर्मा ओली है, और जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं उनका नाम विद्या देवी भंडारी है, और राजधानी नेपाल की काठमांडू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने कपिलवस्तु जिले में किस देश के साथ संयुक्त सुरक्षा गश्त की शुरुआत करी है? देखिए, कपिलवस्तु जो ये ज़िला है ये नेपाल का है, और ये भारत के बॉर्डर पर स्थित है। तो नेपाल के साथ भारत ने संयुक्त सुरक्षा गश्त की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य है कि कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करना, कि कोई भी जो नेपाली व्यक्ति है वो इंडिया में आ रहा है या फिर कोई इंडियन नेपाल में जा रहा है, तो फिर वहाँ पे उसका प्रॉपर कोविड का चेकअप हो जाए कि वो कोविड फ्री हो तो ही इस देश से उस देश में जाए, और प्रॉपर गाइडलाइन को फॉलो करे। वहाँ पे जाने के बाद क्वारंटीन हो कुछ दिन, और या फिर नेपाल से जो आ रहे हैं उनको यहाँ पे क्वारंटीन करके उनकी जांच के बाद ही उन्हें उनके कार्य के लिए मुक्त किया जाए। साथ ही साथ सीमा पर जो अवैध गतिविधियाँ होती हैं उनका रोकना भी प्रमुख उद्देश्य है। क्या अवैध गतिविधियाँ होती हैं? मेनली अवैध गतिविधियाँ जो होती हैं वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती है, जैसे यहाँ से कोई चोरी का सामान है उसे नेपाल पहुँचा दिया जाता है। स्मगलिंग ऑफ कैटल्स, जानवरों की स्मगलिंग करी जाती है नेपाल के साथ, और नारकोटिक्स, काफ़ी नशीले पदार्थों का भी हेरा फेरी किया जाता है नेपाल के बॉर्डर से। तो इन सब की सुरक्षा के लिए कपिलवस्तु ज़िले में
दोनों देश नेपाल और इंडियन आर्मी जो है ये साथ ही साथ अपना करेगी, गश्त लगाएगी, एक जॉइंट पेट्रोलिंग करेगी। देखिए आर्मी नहीं, जो नेपाल के बॉर्डर पे भारत की रक्षा करती है ये कौन सी है? ये है SSB, सीमा सुरक्षा बल। तो सीमा सुरक्षा बल के जवान और जो नेपाल के जवान हैं वो भारत की सीमा सुरक्षा बल के जवान और नेपाल के जवान मिलकर कपिलवस्तु ज़िले में एक संयुक्त पेट्रोलिंग करेंगे। और अब मैं बता देता हूँ कि कौन कौन सी फोर्सेस किस किस बॉर्डर की, इंडिया की कौन सी फोर्स किस बॉर्डर की रक्षा करती है। असम राइफल्स ये इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर की रक्षा करती है। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर और इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पे भारत की रक्षा करती है। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ये इंडिया और चाइना के बॉर्डर से पर भारत की रक्षा करती है। SSB ये भूटान और नेपाल के बॉर्डर पर भारत की रक्षा करती है। सीमा सुरक्षा बल, तो सीमा सुरक्षा बल ही ये जो है ज्वाइंट पेट्रोलिंग करेगी किसके साथ? नेपाल के फोर्स के साथ। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। कपिलवस्तु भी नेपाल में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चीज़ और, अभी भारत ने कुछ दिन पहले ही ज्वाइंट बॉर्डर पेट्रोलिंग कोऑर्डिनेट किया है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। इसमें भी वही क्रिमिनल एक्टिविटी, स्मगलिंग ऑफ कैटल्स और नारकोटिक्स, साथ ही साथ स्मगलिंग ऑफ वेपन, इन सब के रोक के लिए ज्वाइंट पेट्रोलिंग करेगा बांग्लादेश के साथ भी भारत। पहले ज्वाइंट पेट्रोलिंग भारत और बांग्लादेश के बीच होती थी, लेकिन फिर कुछ कारणों से इसे बंद कर दिया गया था, तो फिर से इसे रिज्यूम किया गया है भारत और बांग्लादेश के बीच की ज्वाइंट पेट्रोलिंग। तो देखो ज्वाइंट पेट्रोलिंग दो देशों के साथ हो रहा है, एक तो नेपाल के साथ, लेकिन नेपाल के साथ स्पेसिफिक है कपिलवस्तु जिले में, और जो बांग्लादेश के साथ हो रहा है ये सारे बॉर्डरों पे ज्वाइंट पेट्रोलिंग दोनों देश के फोर्सेस करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला देश कौन सा है जो जलवायु संकट से निपटने के लिए कंपनियों के लिए एक क्लाइमेट फाइनेंशियल रिपोर्ट पेश करने की योजना बना रहा है? देखो जो भी कंपनीज़ हैं किसी देश की, वो साल के अंत में क्या अपनी पूरी रिपोर्ट गवर्नमेंट को देती हैं कि कितना सेल आउट हुआ, कितना उनका टर्नओवर हुआ, उनको कितना टैक्स देना है। इस तरीके से एक रिपोर्ट सारी कंपनियां गवर्नमेंट को देती हैं और फिर उनसे टैक्स लेती है गवर्नमेंट। साल के एक मार्च के महीने में अप्रैल जून तक टैक्स देने का टाइम होता है हमारे भारत में। लेकिन अभी क्या है, न्यूजीलैंड ने एक नया काम किया। न्यूजीलैंड बोला कि अब सारी कंपनियों को अपना क्लाइमेट फाइनेंशियल रिपोर्ट भी प्रस्तुत करना होगा, यानी कि कितने कचरे उसने अपने निकाले, साथ ही साथ कितना कार्बन डाइऑक्साइड उसने निकाला जिससे कि इन्वायरमेंट हार्म हुआ, साथ ही साथ जो कचरे निकल रहे हैं जो डायरेक्ट नदियों में जा रहा है जिससे कितना वाटर पोल्यूशन हुआ, साथ ही साथ कितना जो है सॉइल पोल्यूशन हुआ, इन सब के हिसाब के लिए भी क्लाइमेट फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा अब न्यूजीलैंड की कंपनियों को। और ऐसा करने वाला न्यूजीलैंड पहला देश बना। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और न्यूजीलैंड का जो सबसे बड़ा शहर है उसका नाम है ऑकलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 की शुरुआत करी है? मोक्ष कलश योजना ये शुरू की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। क्या है ये मोक्ष कलश योजना? देखो अगर हिंदू धर्म में क्या है कि किसी की डेथ होने के बाद उसके जहाँ पे शरीर को जलाया जाता है फिर उससे राख लेके उसको विसर्जित किया जाता है कहीं पवित्र जगह पे। तो राजस्थान में जो भी हिंदू धर्म के लोग का निधन होता है फिर उनको जलाने के बाद हरिद्वार जाकर गंगा नदी में अगर राख विसर्जित करते हैं वो लोग, तो इसके लिए एक परिवार के 2 लोगों को राजस्थान सरकार मुफ्त बस यात्रा करा रही है और यही है मोक्ष कलश योजना 2020। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? मोक्ष कलश योजना 2020 ये राजस्थान सरकार की है। इसमें किसी परिवार के 2 लोगों को मुफ्त बस यात्रा प्रदान की जाएगी राजस्थान सरकार के द्वारा। कहाँ? राजस्थान से हरिद्वार तक। किस काम के लिए? अगर वो किसी अपने परिजन के राख को विसर्जित करने जा रहे हैं, वहाँ पे मृत्यु के बाद जो राख होती है उसको विसर्जित करने की एक परंपरा है हिंदू धर्म में। और मुख्यमंत्री युवा संबल योजना ये भी राजस्थान सरकार की योजना है जिसमें कि बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। जो वहाँ के लोग बेरोजगार हैं उनको इंदिरा रसोई योजना, जब
माइग्रेंट वर्कर वापस आ रहे थे तो इंदिरा रसोई योजना में मुफ्त खाना प्रदान किया जा रहा था इन माइग्रेंट वर्कर्स को, जो कि राजस्थान के रास्ते किसी भी प्रदेश में जा रहे थे। और राजस्थान सरकार ने एमएसएमई के बूस्टअप के लिए सिडबी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। कामधेनु स्कीम भी राजस्थान गवर्नमेंट की है। इसके अंतर्गत जो लोग देसी गाय को पाल रहे हैं उनको कई तरीके से सब्सिडी दी जा रही है राजस्थान सरकार के द्वारा। तो राजस्थान सरकार की कितनी स्कीमें बताई मैंने आपको। कामधेनु स्कीम ये देसी गाय से संबंधित है। एमएसएमई के लिए एमएसएमई के बूस्टअप के लिए राजस्थान सरकार ने सिडबी के साथ समझौता किया। इंदिरा रसोई योजना ये भी राजस्थान सरकार की है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना ये भी राजस्थान सरकार की है। मोक्ष कलश योजना ये भी राजस्थान सरकार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के आई क्रिएट ने टेक इनोवेशन और स्टार्टअप में सहयोग के लिए किस देश के स्टार्टअप केंद्रीय राष्ट्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। देखो आई क्रिएट ये जो है ये भारत की एक टेक इनोवेशन कंपनी है जो अभी स्टार्टअप में है। ये गुजरात से संबंधित है। और सेंट्रल नेशन ये इज़राइल की एक कंपनी है और इसके जो हेड हैं वो यूजीन कंदेल हैं। और जो भारत की कंपनी आई क्रिएट है इसके जो हेड हैं ये हैं अनुपम जलोटे। दोनों ने एक समझौता किया, दोनों कंपनियों ने, कि दोनों एक दूसरे को विकास में मदद करेंगी। इज़राइल की कंपनी सेंट्रल नेशन और आई क्रिएट गुजरात की कंपनी दोनों एक समझौते के तहत दोनों स्टार्टअप ही हैं, दोनों एक दूसरे को मदद करेंगी बूस्टअप होने में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर लुकाशेंको को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। ये नए राष्ट्रपति बने हैं बेलारूस के। बेलारूस एक यूरोपियन कंट्री है, इसकी राजधानी मिन्स्क है। और अगर हम बात करें बेलारूस के प्रधानमंत्री की तो ये हैं शहरिज रुमास। शहरिज रुमास बेलारूस के प्रधानमंत्री हैं और मिन्स्क बेलारूस की राजधानी है। और अलेक्जेंडर लुकाशेंको ये बेलारूस के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। बेलारूस एक यूरोपियन कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस आधारित KKR ने रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड से 5,550 करोड़ रुपए में कितनी हिस्सेदारी खरीदी है। 5,550 करोड़ रुपए में यूएस आधारित KKR ने रिलायंस रिटेल वेंचर की कुल 1.28% हिस्सेदारी को खरीदा है। और रिलायंस रिटेल वेंचर की हिस्सेदारी 2% खरीदी है सिल्वर लेक ने। और जनरल अटलांटिक ने 0.84% हिस्सेदारी खरीदी है रिलायंस रिटेल की। साथ ही साथ जो सबसे बड़ी हिस्सेदार, देखो रिलायंस रिटेल रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की सब्सिडरी है, उसी तरीके से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की सब्सिडरी जियो भी है। तो जियो की हिस्सेदारी जिसने सबसे ज़्यादा खरीदी है वो है फेसबुक, और फेसबुक ने 9.99% हिस्सेदारी जियो की खरीदी है। तो 3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो क्वेश्चन में है कि KKR ये यूएस की कंपनी है, इसने रिलायंस रिटेल वेंचर की कुल 1.28% हिस्सेदारी खरीदी है 5,550 करोड़ रुपए में। सिल्वर लेक ने 2% हिस्सेदारी खरीदी है रिलायंस रिटेल वेंचर की। जनरल अटलांटिक ने 0.84% हिस्सेदारी खरीदी है रिलायंस रिटेल की। और फेसबुक ने रिलायंस जियो की 9.99% हिस्सेदारी को खरीदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतारोही आंगारीता शेरपा, इनका निक नेम है स्नो लिपार्ड, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये किस देश से संबंधित हैं। आंगारीता शेरपा ये नेपाल की हैं और 72 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। ये काठमांडू से संबंधित हैं। इनका मतलब जो निधन हुआ वो काठमांडू में हुआ है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने राज्य आपदा प्रक्रिया कोष के उपयोग की सीमा को 35% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है। देखो हर प्रत्येक राज्य के पास और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी आपदा कोष होता है। मतलब कि ये तब इस्तेमाल किया जाता है इस पैसे का जब कोई मतलब कि कोई डिजास्टर आता है देश में, जैसे बाढ़
या फिर पैंडमिक, अभी कोविड-19 भी एक तरीके का डिजास्टर, ये पैंडमिक है, महामारी है, और इस तरीके के बाढ़, भूकंप, इन सब जब कोई आपदा आती है उस दौरान आपदा प्रतिक्रिया कोष का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आपदा प्रतिक्रिया कोष के इस्तेमाल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की मंजूरी लेना ज़रूरी होता है राज्य सरकारों के लिए। तो उसी के तहत अभी पहले कितना 35% तक उपयोग कर सकती थी राज्य सरकारें, अगर उनके राज्य में कोई आपदा आती है जिसमें फ्लड, अर्थक्वेक या फिर कोई पैंडमिक, इस तरह की कोई आपदा आती है तो उसका इस्तेमाल कर सकती थी। आग लगना, इन सब में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इस 35% को बढ़ा के 50% कर दिया है केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के लिए अब, और क्योंकि कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए ये राशि कम पड़ रही थी, तो जैसे जितनी राशि जिस भी राज्य के पास है उसका 50% तक अब इस्तेमाल किया जा सकता है किसी भी आपदा से निपटने के लिए राज्यों के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इसकी घोषणा प्रधानमंत्री जी ने कब करी? इसकी घोषणा प्रधानमंत्री जी ने करी जब कुल 6 मुख्यमंत्रियों के साथ एक वर्चुअल मीटिंग चल रही थी प्रधानमंत्री जी की, जिसमें आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, साथ ही साथ पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और कर्नाटका के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक चल रही थी प्रधानमंत्री जी के। उसी दौरान उन्होंने कहा कि आपदा प्रतिक्रिया कोष के उपयोग की सीमा को 35% से बढ़ा के अब 50% कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ जल संरक्षण पर जल भागीदारी फोरम का संचालन किया? जल संरक्षण पे जल भागीदारी फोरम का संचालन भारत ने किया यूनाइटेड किंगडम के साथ। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये पूरी तरीके से वर्चुअल फोरम था। बुनियादी ढांचे के विकास, साथ ही साथ जल संरक्षण से संबंधित मुद्दे पर एक दूसरे की मदद के लिए जल भागीदारी फोरम का वर्चुअल एक आयोजन किया गया, और इसमें दोनों देशों के वैज्ञानिक और एक्सपर्ट्स ने भाग लिया और अपनी अपनी सजेशंस को दिया कि कैसे जल संरक्षण किया जाए, साथ ही साथ कैसे जल से संबंधित जो बुनियादी ढांचे हैं होते हैं उनकी मजबूती प्रदान करी जाए। इसमें यूनाइटेड किंगडम के वैज्ञानिक और इंडिया के वैज्ञानिकों ने वर्चुअल तरीके से भाग लिया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायगीर रेलवे स्टेशन का नाम यदाद्री रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो अब क्वेश्चन क्या हो गया, यदाद्री रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? यदाद्री रेलवे स्टेशन ये तेलंगाना में स्थित है। कई सारे नाम चेंज हुए हैं रेलवे स्टेशन के, मैं उनको यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अलग अलग दिनों पे ये आपको पढ़ाए गए हैं, क्वेश्चन में कराया गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में 4 रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया, जिसमें इलाहाबाद जंक्शन का नाम प्रयागराज जंक्शन कर दिया गया, इलाहाबाद सिटी रेलवे स्टेशन का नाम प्रयागराज रामबाग कर दिया गया, इलाहाबाद चिउकी रेलवे स्टेशन का नाम प्रयागराज चिउकी कर दिया गया, और प्रयाग घाट रेलवे स्टेशन का नाम प्रयागराज संगम कर दिया गया। ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद की बात रही। उत्तर प्रदेश के बनारस के 2 रेलवे स्टेशनों का नाम परिवर्तित किया गया। मुगल सराय जंक्शन का नाम पंडित दीनदयाल जंक्शन कर दिया गया, और महुआ डी एक रेलवे स्टेशन था, उसका नाम बनारस कर दिया गया। देखिए, वाराणसी नाम है वाराणसी शहर का, उसमें एक स्टेशन था महुआ डी, उसका नाम अब बनारस कर दिया गया। बनारस वाराणसी का पुराना नाम है। और पनकी रेलवे स्टेशन ये स्थित है कानपुर में, और यहाँ पे एक हनुमान जी का धाम है, उसी से संबंधित इसका नाम अब पनकी धाम कर दिया गया। पनकी रेलवे स्टेशन से बदल के इसका नाम पनकी धाम रेलवे स्टेशन कर दिया गया। तो इतने सारे रेलवे स्टेशन का नाम अभी परिवर्तित किया गया है हाल ही में। उसी में यदाद्री रेलवे स्टेशन का नाम भी परिवर्तित कर दिया गया, रायगीर रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके यदाद्री रेलवे स्टेशन कर दिया गया। ये तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कोस्ट गार्ड अकादमी किस शहर में स्थापित किया जा रहा है? भारत का पहला कोस्ट गार्ड अकादमी ये मंगलुरु कर्नाटका में स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसमें प्रशिक्षित किया जाएगा। कोस्ट गार्ड में इसकी जो समुद्री सीमा है उसकी सुरक्षा के लिए जो गार्ड होते हैं उनको प्रशिक्षित करने का कार्य यहाँ पे किया जाएगा। भारत का ये पहला कोस्ट गार्ड अकादमी होगा। देखो, भारत में कई सारी चीज़ों को अभी पहला किया गया, उसको यहाँ पे मैं रिपीट कर रहा हूँ। रेलवे यूनिवर्सिटी भारत की पहली रेलवे
यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनाई गई? ये बनाई गई गुजरात के वडोदरा शहर में। और सेंट्रल पुलिस यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनाई जा रही है भारत की पहली? ये बनाई जा रही है नोएडा में, नोएडा उत्तर प्रदेश में है। तो कोस्ट गार्ड एकेडमी ये मंगलुरु कर्नाटका में, रेलवे यूनिवर्सिटी भारत की पहली ये बड़ोदरा गुजरात में, भारत का पहला सेंट्रल पुलिस यूनिवर्सिटी ये उत्तर प्रदेश नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने किस देश में हवाई अड्डे के विस्तार पर काम शुरू किया है? देखो, हवाई अड्डे के विस्तार का काम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है मालदीव में। और मालदीव में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 5 इको टूरिज़्म को भी विकसित किया जा रहा है, जिसमें मालदीव का अडू एटॉल आइलैंड भी शामिल है। मालदीव के साथ भारत ने फेरी सर्विस शुरू करी है। फेरी सर्विस क्या है कि समुद्र के रास्ते एक स्थान मालदीव को सामान पहुंचाने का जो काम होगा उसे फेरी सर्विस बोलते हैं। तो मालदीव के साथ फेरी सर्विस भी शुरू की गई है भारत सरकार के द्वारा। देखो, एयर बबल सर्विस होती है, ये जो फ्लाइट होती हैं उनकी सर्विस होती है। एयर बबल सर्विस मीन्स क्या? ये टर्म अभी जल्दी ही आया कोविड-19 के दौरान ही। क्या होता है एयर बबल सर्विस? एयर बबल सर्विस उन 2 देशों के बीच चलाई जाती है जिनमें कोविड-19 के प्रोटोकॉल काफ़ी हद तक सेम हों, और इसमें सिर्फ डायरेक्ट फ़्लाइटें चलती हैं। जैसे जो फ़्लाइट इंडिया से उड़ेगी तो जिस देश के साथ भारत का एयर बबल सर्विस का समझौता होगा उसी देश में डायरेक्ट जाके वो फ़्लाइट रुकती है। तो भारत ने कुल 13 देशों के साथ एयर बबल सर्विस के लिए समझौता किया है, इसमें मालदीव भी है। और जो 13 देश हैं उनमें USA, UK, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, UAE, कतर, बहरीन, इराक, अफ़गानिस्तान, जापान और मालदीव है। ये 13 देशों के साथ भारत एयर बबल सर्विस को चला रहा है। एयर बबल सर्विस को मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये देखिए क्वेश्चन ये कराया जा चुका है। एयर बबल सर्विस को मैंने उस वीडियो में काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। देखो, एयर बबल सर्विस उसको बोलते हैं, ये बिल्कुल नया टर्म है। हरदीप सिंह पुरी जो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने अभी 1 या 2 महीने पहले ही इस टर्म का पहली बार यूज़ किया। एयर बबल सर्विस जब किन्हीं 2 देशों के बीच डायरेक्ट फ़्लाइट चलाई जाती है उसे बोलते हैं। कोविड-19 के सिचुएशन में एयर बबल सर्विस उन्हीं 2 देशों के बीच चलाई जा सकती है जिनमें कोविड-19 के प्रोटोकॉल लगभग सेम होते हैं। कोविड-19 के प्रोटोकॉल का क्या मतलब हुआ? कोविड-19 के प्रोटोकॉल का मतलब ये हुआ कि कोई दूसरे देश से हमारे देश में आएगा तो उसे मिनिमम 14 डेज़ का क्वारंटीन होने के बाद ही बाहर निकलने की अनुमति प्रदान की जाएगी। आप प्रॉपर तरीके से मास्क पहन के ही निकलोगे। तो इस तरीके से जो कोविड-19 के प्रोटोकॉल हैं अलग अलग देशों के अलग अलग हैं। तो काफ़ी हद तक मतलब कि जिसमें 80% 90% तक प्रोटोकॉल मैच करते हैं जिस देशों के, उसी देशों के बीच एयर बबल सर्विस को चलाया जाता है। तो मालदीव के साथ क्या क्या हो रहा है भारत का? 5 इको टूरिज़्म मालदीव में विकसित कर रहा है भारत। साथ ही साथ फेरी सर्विस की भी शुरुआत की है मालदीव के साथ भारत ने। और जो 13 देशों के साथ भारत एयर बबल सर्विस चला रहा है उसमें मालदीव भी सम्मिलित है। क्या है कि अभी अपना जो हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन, इसमें भारत अपनी स्थिति को काफ़ी मजबूत करना चाह रहा है। इसीलिए जो हिंद महासागर के देश हैं उनके साथ भारत एक अच्छा रिलेशन बनाने के लिए ही, देखिए नेपाल की कितनी मदद कर रहा है, फिर मालदीव की, भूटान की, सारे देशों के साथ भारत हमेशा खड़ा है। और इससे क्या है कि भारत की स्थिति जब मजबूत होगी तो चाइना अपने आप कमज़ोर पड़ेगा। इसी उद्देश्य के साथ ये कूटनीतिक होती है, इसी कूटनीति के तहत भारत ये सारे कार्य को कर रहा है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। और मालदीव की राजधानी माले है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई पीक पहाड़ी किस राज्य सरकार का मोबाइल ऐप है? ई पीक पहाड़ी ये महाराष्ट्र सरकार का मोबाइल ऐप है। ये किसानों के लिए इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र में। वैज्ञानिक तरीके से खेती करके अपनी उपज को बढ़ाने में किसानों की ये ऐप मदद करेगा। ई पीक पहाड़ी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अभी कुछ दिन पहले ही नरेंद्र मोदी जी ने ई गोपाला ऐप को भी लॉन्च किया किसानों के लिए। ई गोपाला ऐप किसानों की मदद करेगा एडवांस लाइव स्टॉक को चूज़ करने में। और ये वर्चुअल तरीके से इन्होंने लॉन्च किया, कहाँ पे? बिहार में। साथ ही साथ ई गोपाला ऐप जब इन्होंने लॉन्च किया उसी समय किसानों के लिए मत्स्य संपदा योजना को भी लॉन्च किया था बिहार में ही। तो ई पीक पहाड़ी ये
महाराष्ट्र सरकार द्वारा है किसानों के लिए। इसमें किसानों को वैज्ञानिक तरीके से खेती करके अपनी उपज बढ़ाने में मदद दी जाएगी इस ऐप के थ्रू। ई गोपाला ऐप ये एडवांस लाइफ स्टॉक चूज़ करने में मदद करेगा किसानों की। ये केंद्र सरकार का ऐप है। और मत्स्य संपदा योजना ये भी केंद्र सरकार की है। इसमें मछली पालन से संबंधित है मत्स्य संपदा योजना। और ई गोपाला और मत्स्य संपदा योजना, इन दोनों योजनाओं को लॉन्च किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहाँ पे? बिहार में, वर्चुअल तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेश अंगड़ी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस मंत्रालय के राज्य मंत्री थे? देखिए, सुरेश अंगड़ी ये रेलवे के राज्य मंत्री थे। किसी भी मंत्रालय में दो होते हैं मिनिस्टर, एक कैबिनेट, दूसरे राज्य मंत्री। मिनिस्टर ऑफ स्टेट बोला जाता है और कैबिनेट मिनिस्टर। तो हमारे जो रेलवे मंत्री हैं ये तो पीयूष गोयल हैं, लेकिन रेलवे के जो राज्य मंत्री थे इनका नाम था सुरेश अंगड़ी। और ये बेलगावी डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक में, वहाँ से ये बीजेपी के लिए इन्होंने इलेक्शन जीता था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। और 65 वर्ष की आयु में इनकी डेथ हुई कोविड-19 की वजह से। और ये पहले केंद्रीय मंत्री हैं जिनकी डेथ हुई है कोविड-19 की वजह से। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि सुरेश अंगड़ी, इनकी हाल ही में कोविड-19 की वजह से डेथ हुई। ये रेलवे के राज्य मंत्री थे और पहले केंद्रीय मंत्री हैं जिनकी कोविड-19 की वजह से डेथ हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण कौन से टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट रद्द हुआ? देखो, पूरे साल के दौरान 4 बड़े टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं। ये सीक्वेंस में मैं बता रहा हूँ। साल के बिल्कुल शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, और उसके बाद आपका विंबलडन होता है, और सबसे लास्ट में यूएस ओपन होता है। तो इसमें चारों में से विंबलडन ये निरस्त कर दिया गया। अभी तक ये पोस्टपोन था, लेकिन अभी हाल ही में जो विंबलडन की अथॉरिटी है उसने बताया कि इसको पूरी तरीके से अब निरस्त कर दिया जा रहा है 2020 के लिए। प्रत्येक वर्ष ये टूर्नामेंट खेले जाते हैं। अब हम बात करते हैं जो चारों टूर्नामेंट होते हैं, इसमें से 3 तो हुए हैं। इसके क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन तीनों टूर्नामेंट के कौन मेन सिंगल के विनर हैं और कौन विमेन सिंगल के विनर हैं? देखो, ऑस्ट्रेलियन ओपन के मेन सिंगल के विनर हैं नोवाक जोकोविक, ये सर्बिया के हैं। और विमेन सिंगल जीता है सोफिया केनिन ने, ये अमेरिका की हैं। फ्रेंच ओपन इसको जीता है राफेल नडाल ने मेन सिंगल के लिए। और विमेन सिंगल में इसको जीता है इंगा स्वीटेक, ये पोलैंड की हैं। और राफेल नडाल ये स्पेनिश हैं। यूएस ओपन इसको डोमिनिक थीम, ये ऑस्ट्रिया के हैं, इन्होंने मेन सिंगल जीता है। और नोआमी ओसाका जो कि जापान की हैं, इन्होंने विमेन सिंगल जीता है यूएस ओपन का। तो तीनों के मैंने मेन सिंगल विनर और विमेन सिंगल विनर आपको बता दिया है। आप इसको नोट डाउन करके याद रखोगे, ये प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। और इस वर्ष 4 होते हैं, तो 3 के मैंने मेन सिंगल और विमेन सिंगल बताया। चौथा जो होता है वो रद्द कर दिया गया कोविड-19 सिचुएशन की वजह से, ये है सी विंबलडन। और अब देखो, फोर्ब्स प्रत्येक वर्ष एथलीट की एक सूची निकालता है कि कौन से एथलीट ने, एथलीट में इसकी यहाँ पे सारे खेलों की सम्मिलित सूची निकलती है कि किस ने सबसे अधिक पैसे कमाए हैं पूरे साल के दौरान। तो इसमें टेनिस प्लेयर रोजर फेडरर जो कि स्विस के हैं, इन्होंने पूरे साल के दौरान फोर्ब्स लिस्ट में पहला स्थान प्राप्त किया। यानी पूरे साल के दौरान सबसे अधिक अर्निंग करने वाले प्लेयर कौन है? रोजर फेडरर, ये टेनिस प्लेयर हैं, ये स्विस के हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये फुटबॉल प्लेयर हैं, ये पुर्तगाल के हैं, ये दूसरे स्थान पे हैं फोर्ब्स की जो रिचेस्ट लिस्ट आती है एथलीटों की। और लियोनेल मेसी ये अर्जेंटीना के हैं, ये तीसरे स्थान पे हैं कंबाइन एथलीटों की लिस्ट में। तो टॉपर कौन है? ये है टेनिस प्लेयर रोजर फेडरर स्विस का। और फिर 2 कौन हैं? ये फुटबॉलर हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगीज़ के और लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के। तो टॉप 3 ये हैं सबसे हाईएस्ट अर्निंग करने वाले पूरे साल के दौरान एथलीट किसी भी खेल से संबंधित। अगर हम बात करें भारत की तो टॉप 100 सिर्फ 100 की लिस्ट आती है। तो इस 100 की लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय है, विराट कोहली, ये 66th पोजीशन पे हैं फोर्ब्स की इस 100 रिचेस्ट 100 टॉप अर्निंग जो लिस्ट निकालती है फोर्ब्स की, किस एथलीट ने सबसे अधिक अर्निंग की पूरे साल के दौरान उस लिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
युद्धपोतों से संचालन करने वाली पहली युद्धपोतों से संचालन करने वाली पहली भारतीय महिला पर्यवेक्षक कौन बनी? देखो, युद्धपोतों का संचालन मीन्स कि ये जो युद्धपोत चलाए जाते हैं इंडियन नेवी के, उनकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो इंडियन नेवी के युद्धपोतों का संचालन करने वाली जो भारतीय महिला बनी, ये कुमुदनी त्यागी और रीति सिंह हैं। ये दोनों, ऑप्शन ए भी करेक्ट है इसका और ऑप्शन बी भी करेक्ट है, लेकिन बोथ यहाँ पे जो है आंसर है नहीं, तो लेकिन आप इसको करेक्ट करोगे, इसमें ए और बी दोनों ऑप्शन ही करेक्ट हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और महिलाओं की जिन्होंने इस क्षेत्र में काफ़ी नाम किया। देखो, राफेल को जो महिला पायलट उड़ाएगी वो पहली महिला पायलट कौन है? शिवांगी सिंह नाम है, ये वाराणसी से है। और आरोही पंडित ये पहली इंडियन पायलट हैं और पहली पूरे विश्व की वुमेन पायलट हैं जिन्होंने कि अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को सोलो क्रॉस किया। सोलो क्रॉस करने का मीन्स कि अकेले इसको क्रॉस किया और लाइट स्पोर्ट फ्लाइट से इन्होंने इसको क्रॉस किया अकेले उड़ाते हुए। क्यों ये इतना टफ माना जाता है? देखो, अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन से प्लेन को उड़ाना आसान काम नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे जो हवाएं हैं उनकी स्पीड काफ़ी तेज़ होती है, जिससे प्लेन के क्षतिग्रस्त होने की संभावना अत्यधिक होती है। और लेकिन हम भारतीय आरोही पंडित जो कि मुंबई से हैं, इन्होंने ये पहली विमेन बनी पूरे विश्व की जिन्होंने अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को सोलो क्रॉस किया। अगर बात की जाए फर्स्ट विमेन फाइटर प्लेन पायलट कौन है, तो ये अवनी चतुर्वेदी हैं, ये मध्य प्रदेश से हैं। और अगर सिर्फ बात की जाए कि इंडियन एयरफोर्स की पहली विमेन पायलट कौन थी, तो ये भावना कंठ थी। यहाँ पे दोनों ऑप्शन ए और बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे हाल ही में एसर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? देखो, एसर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में नियुक्त किया गया है सोनू सूद को। सोनू सूद एक हीरो के रूप में उभर के आए। कोविड-19 पैंडमिक के दौरान जब पूरी तरीके से लॉकडाउन था, तो इन्होंने लगभग 10,000 वर्कर्स, जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, मुंबई में फंसे थे, इनको अपने खर्चे पर उनके घर पे पहुंचाया। कुछ को फ्लाइट से, कुछ को बस से रिजर्व करके इन्होंने अपने खर्चे पे उनके घर पहुंचाया था। और अब इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया है एसर इंडिया ने। एसर इंडिया ये भारतीय कंपनी है जो कि लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटर जैसी चीज़ों को बनाती है। सोनू सूद को यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा प्रेस्टिजियस SDG स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड भी दिया गया इस काम के लिए, क्योंकि इन्होंने लॉकडाउन के दौरान लगभग 10,000 लोगों को उनके घर पहुंचाने का पूरा जिम्मेदारी ली थी, जिसमें कुछ लोगों को फ़्लाइट से, लगभग 150 लोगों को फ़्लाइट से और बाकियों को बस रिजर्व करके भेजा था। तो इसके लिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा एक प्रेस्टिजियस SDG स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड भी इन्हें दिया गया। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जो प्रेस्टिजियस SDG स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया, इसमें सोनू सूद के साथ एक व्यक्ति को ये और दिया गया है, उसका नाम है SPS ओबेरॉय। SPS ओबेरॉय ये बिजनेसमैन है, ये अपना बिजनेस करते हैं दुबई में। दुबई में कुछ 8 भारतीय थे जो कि पाकिस्तान की किसी कंपनी में काम करते थे गार्ड का, और उनसे 15-15, 16-16 घंटे काम लिया जाता था और पिछले 7 से 8 महीनों तक कोई सैलरी उनको नहीं दी गई थी। तो SPS ओबेरॉय ने, जो भारत की एम्बेसी है, जो भारत की एम्बेसी से जो कि स्थित है कहाँ पे, यूनाइटेड अरब अमीरात में, वहाँ पे SPS ओबेरॉय ने संपर्क किया और फिर अपने एक्टिव होके उन्होंने इन पूरे 8 भारतीयों को उस कंपनी से मुक्त कराया और उनको उनके घर पहुंचाने का जिम्मा लिया, जिसमें से 3 थे पंजाब के, 2 थे हरियाणा से और 3 थे आपके दिल्ली से। तो इन लोगों को घर पहुंचाने का जिम्मा भी लिया था SPS ओबेरॉय ने। तो इसके लिए इनको सोनू सूद के साथ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा प्रेस्टिजियस SDG स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड भी प्रदान किया गया। देखो, 2 अलग अलग अवार्ड की बात हो रही है। एक यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा प्रेस्टिजियस SDG स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, वो इस वर्ष 2020 में 2 व्यक्तियों को दिया गया, एक सोनू सूद को, दूसरा SPS ओबेरॉय को। लेकिन अगर सिर्फ क्वेश्चन आता है ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, ये दिया गया सचिन अवस्थी को दिया गया था। ये क्वेश्चन मैंने जब जून का क्वेश्चन करा रहा था आपको, उस दौरान कराया था। तो ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड सचिन अवस्थी को दिया गया।
क्यों दिया गया? इन्होंने एक गंगा अवेयरनेस जर्नी की, कहाँ से? हरिद्वार से लेके वाराणसी तक। और इस जर्नी का क्या नाम था? वंदे गंगा स्वच्छता जन जागरण यात्रा। इसके लिए इन्हें ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया। तो दोनों में आप डिफ्रेंशिएट कर लो। देखो, अगर क्वेश्चन में आता है ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड तो आंसर होगा सचिन अवस्थी। क्वेश्चन आता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा प्रेस्टिजियस SDG स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड तो आंसर होगा SPS ओबेरॉय एंड सोनू सूद। और सोनू सूद को एसर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण दूसरी बार देशव्यापी लॉकडाउन को लगाया है? कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण देश में दूसरी बार लॉकडाउन लगाने वाला देश है इजराइल। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।